नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। रिटायरमेंट के बाद सुकून से जीना हर किसी का सपना है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके लिए कितना पैसा काफी होगा? तो क्या है आपका रिटायरमेंट नंबर जिससे आज के खर्चों के साथ साथ कल भी आपका सुरक्षित रहे? रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी करने के क्या हैं फायदे और कौन कौन से निवेश ऑप्शन आपके लिए रहेंगे सही? ये तमाम बातों को जानेंगे आज के हमारे शो में हमारे साथ होंगे वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग करें कैसे? और क्या हेमंत सर ये सच में ऐसी एक मेंटालिटी होती है कि लोग हमेशा रिटायरमेंट प्लानिंग को जो सबसे अहम होती है उसी को टालते रहते हैं? स्मिता, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गोल है और हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छी सी रिटायरमेंट हो, ड्रीम रिटायरमेंट हो, क्योंकि उसको हम गोल्डन ईयर्स भी कहते हैं हमारी लाइफ के। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हम काफी सारे लोग जो है वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जिस तरह से तैयारी करनी चाहिए और जिस तरह से शुरुआत करनी चाहिए वो नहीं करते। उसमें क्या होता है, कभी कभी जो यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि अरे अभी तो बहुत समय है, इतना जल्दी तैयारी करके क्या करेंगे। कभी कभी हम इन्वेस्टर जो है थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, किस तरह से इन्वेस्ट करें। हमने देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का जो रिटायरमेंट जो पोर्टफोलियो रहता है उसमें ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत रहती है, फिक्स्ड डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ईपीएफ, पीपीएफ। हम देखते हैं कि इक्विटी का उसमें बहुत कम एक्सपोजर रहता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इतना बड़ा अमाउंट हमको अगर चाहिए तो वो जो फीलिंग आती है ना ओवरवेलमिंग कि भाई ये बनेगा कैसे। तो आई थिंक अलग अलग कारणों से हमने देखा है कि जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं या तो उसको इग्नोर करते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के जो गोल्स हैं उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाती है और कहीं ना कहीं ये छूट जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। ये गोल इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो जैसा हमने कहा कि ये ऐसी स्टेज है आपकी लाइफ की जहां पे एक्सपेंसेस तो आपके रहेंगे लेकिन आपकी इनकम जो है वो खत्म हो जाती है। हमें नहीं मालूम है कि हम कितने साल जीवित रहेंगे हमारे रिटायरमेंट के बाद। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन आए हमारे साथ कि हमारे रहते रहते हमारा पैसा खत्म हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात यह है कि जागरूकता बढ़ रही है। निवेशक जो है उसमें ये समझ रहे हैं कि जो रिटायरमेंट प्लानिंग का जो गोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अभी भी काफी निवेशक ऐसे हैं जो रिटायरमेंट प्लानिंग को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते। जबकि सच्चाई ये है कि आपको जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना है, वो शुरुआत करनी है। इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना है, सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुननी है, आपको टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करनी है। लेकिन कुछ ना कुछ जो है रिटायरमेंट प्लानिंग में छूटता है, जो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि निवेशक उसको समझें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है और उसको अच्छे से प्लान करके सही समय पे शुरुआत करें तो जितना भी बड़ा कॉर्पस आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर विश्वजीत जी हम ये देखते हैं कि जब लोग अपने जो मौजूदा नौकरी होती है उससे जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो कहते हैं अर्ली रिटायरमेंट लेना है, या फिर कुछ ऐसे जागरूक लोग भी हैं जो अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। और ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा हमने देखा, चाहे वो फायर कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो अर्ली रिटायरमेंट जो उसी से जुड़ा हुआ है, काफ़ी पॉपुलर हुआ। बावजूद इसके फिर भी मोस्टली ज़्यादातर लोग कितनी जल्दी रिटायरमेंट को शुरू करना है ये भूल जाते हैं। तो क्या किसी निवेशक को जल्दी अपनी रिटायरमेंट को शुरू कर देना चाहिए? देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लाइफ के जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई है या घर खरीदना है या और जितने भी गोल्स हैं, उन सबको जोड़ लें तो भी उससे ज्यादा पैसा आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए। क्योंकि जब आप रिटायर हो जाएंगे, जैसा अभी बता रहे थे कि 60 साल के बाद मान लीजिए हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, एवरेज 70-72 है अभी भी इंडिया में, और मान लीजिए आप 25-30 साल जीते हैं तो आपके पास इनकम नहीं है तो पैसा कहां से आएगा, खर्चा कैसे चलेगा? और कोई भी नहीं चाहता कि बागबान जैसी स्टोरी हो आपके साथ ताकि आप बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो जरूरी है कि आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग तो अवश्य करनी चाहिए। और ये करनी कब से शुरुआत चाहिए? पहली इनकम से। जब आपकी इनकम स्टार्ट होती है आपको उसी इनकम से आइडियली स्टार्ट करना चाहिए, चाहे वो ईपीएफ के रूप में हो, चाहे वो पीएफ के रूप में हो, कुछ ना कुछ स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जितना लंबा समय होगा उतना अच्छा रहेगा। और एक एग्जांपल के तौर पे समझे, अगर कोई 25 वर्ष का व्यक्ति है, अगर वो स्टार्ट करता है रिटायरमेंट प्लानिंग 60 साल तक के लिए, तो आज अगर उसको 3 करोड़ 20 लाख रुपए जोड़ने हैं तो केवल 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी आवश्यक है, मतलब ओके है। लेकिन वहीं अगर वो 10 साल बाद डिले स्टार्ट करता है, मतलब 35 वर्ष की उम्र में स्टार्ट करता है, तो उसको 15,000 रुपए की एसआईपी चाहिए होगी, वही कॉर्पस क्रिएट करने के लिए 3 करोड़ 20 लाख का।
तो इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल डिले ना करें, स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट इनकम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना डिले करेंगे आपको उतना कॉर्पस और डालना पड़ेगा और ज्यादा पैसा जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक डिग्निफाइड रिटायर्ड लाइफ जी पाएंगे। मेरे हिसाब से आपको जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा गोल है इसमें आपको कोई लोन नहीं देने वाला। आपको कार के लिए लोन मिल जाएगा, हाउस के लिए लोन मिल जाएगा, रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं मिलेगा। तो आपको ये करना ही है, और इंडिया में कोई भी सोवरियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको खुद ही करनी है रिटायरमेंट प्लानिंग। तो इंपॉर्टेंट उसके बाद ये है स्मिता जी कि एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं लाइफ। लाइफ का मतलब है आपको 4 फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप कितनी मापते हैं? इंडिया में लोग कहते हैं कि 100 वर्ष तक जीना चाहिए, तो प्लानिंग भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। आय का मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई, तो महंगाई को जरूर कंसिडर करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मतलब जिसे कहते हैं दुश्मन हो सकता है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में। आप सोच रहे हैं कि इतने पैसे से चल जाएगा, लेकिन महंगाई आपका सारा गोल इधर उधर कर देगी। एफ स्टैंड्स फॉर फ्यूचर रिटर्न्स, कि आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हेमंत जी बोल रहे थे कि आप अगर इन्वेस्ट या ऐसे प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं जहां पे 6-7% की रिटर्न मिलेगी, तो आप महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको किस टाइप के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। और ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस, कि आपका महीने का खर्च क्या है। अगर ये चारों आंकड़े आप अंदाजा लगा सकते हैं तो एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है लाइफ को भी, और रिटायरमेंट का कॉर्पस आपके लिए किस तरीके से मायने रखता है और कैसे आप इसको तय करेंगे ये भी। अब क्योंकि हम आज बात ये कर रहे हैं हेमंत सर कि नंबर क्या होना चाहिए, एक आपने क्या सोचा होगा और वो होना क्या चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो अमाउंट आपने सोचा हो वो आपके रिटायरमेंट के बाद उतना ना रहे जितना आप अभी आपने सोचा। और आपने अक्सर देखा होगा हमारे कॉलर शोज में भी लोग जो अपने लिए कॉर्पस रखते हैं कई बार रिटायरमेंट का, उसमें महंगाई का ध्यान रखना भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि आज से 1 साल बाद भी, आज से 20 साल बाद भी 1 करोड़ रुपए उनके लिए सफिशिएंट होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो किसी के रिटायरमेंट प्लानिंग में अगर हम रिटायरमेंट का वो नंबर देखें तो क्या होना सही रहेगा? देखिए स्मिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग का। और जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन आपको दोनों स्टेजेस में कंसीडर करना होगा। एक्यूमुलेशन स्टेज जब आप अपना कॉर्पस बना रहे हो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज है रिटायरमेंट के बाद जब अपनी आप इनकम जनरेट कर रहे हो। तो काफी बार गलती क्या होती है कि हम ये सोचते हैं कि चलिए जब हम रिटायर होंगे तो हमें इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जो महंगाई से आपके खर्चे बढ़ेंगे उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो आई थिंक कितना अमाउंट होगा वो डिपेंड करता है। देखिए इवन रिटायरमेंट का जो गोल है स्मिता, वो आप शुरुआत कर सकते हैं एक गोल से, उसको भी आपको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका खुद का लाइफस्टाइल बदलता है, आपकी इनकम बदलती है, आपका जो उसके इन लाइन आपको अपना गोल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप 40 साल की उम्र में कोई अगर सोच रहा है कि 60 साल में मुझे रिटायर होना है और मेरा एक्सपेंस जो है वो 50,000 होगा, तो आपको चाहिए 6 लाख रुपए, राइट? 6% का रिटर्न आपको चाहिए, जो हम एसडब्ल्यूपी से ले सकते हैं। सच्चाई ये है कि वो 50,000 का जो एक्सपेंस है वो 50,000 नहीं रहेगा। अगर हम 6% का भी इन्फ्लेशन लेते हैं तो 5 साल के बाद वो 67,000 पर मंथ हो जाएगा, और 10 साल के बाद वो 90,000 हो जाएगा। तो आप ये सोचिए सिनेरियो कि 10 साल के बाद जब आप वो 90,000 आपको निकालना होगा, तो आपका जो विड्रॉल है वो 10 से 11% हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए अगर आप 11% निकालेंगे तो जाहिर सी बात है आप अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो और आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। तो आप उस सिचुएशन में आएंगे जैसा मैंने पहले कहा था कि आपके रहते रहते वो पैसा खत्म होगा। तो फिर आपको क्या करना है, जब आप वो इन्फ्लेशन लेते हैं तो आपको मिनिमम 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना है, ताकि जो आपका जो विड्रॉल है वो 5 से 6% के लिए रह जाए। अब वो 2 करोड़ के लिए 20 साल में अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं तो मुझे 22,000 रुपए इन्वेस्ट करने हर महीने। यही अगर मैं स्टेप अप करूं, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिटायरमेंट में, अगर मैं वो स्टेप अप करूं 10% से तो मेरा कॉर्पस बनेगा 4 करोड़। तो आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है निवेशकों को समझने के लिए। पहली बात कि जो अपना कॉर्पस बनाए, उसको जो आपको रिटायरमेंट का जो गोल बनाते हैं उसको आप टारगेट को रिवाइज करते रहिए जैसे जैसे आपका जो लाइफस्टाइल बदलता है। और जो आपकी लास्ट एक्सपेंस है, जनरली आप ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि उसका 70 to 80% पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मुझे लगता है। जब आप टारगेट सेट करना चाहें कैसे उसको अचीव करेंगे, इन्फ्लेशन को दोनों स्टेजेस में आपको कैसे कंसीडर करना है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है हर जो इन्वेस्टर है जो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहा है या कर रहा है, उन चीजों को हमेशा कंसीडर करने की जरूरत है।
बिल्कुल, तो रिटायरमेंट का ये नंबर जैसा बताया यहाँ पर हेमंत सर ने, वैसे आप अपने लिए चुन सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि अभी के जो खर्चे हैं वो बाद में आपके कितने होंगे और फिर वो पूरा जोड़कर आप एक कॉर्पस बनाएं जिसमें महंगाई का तो आप ज़रूर ध्यान रखें। अब पराशर सर, मैं आपके पास आऊँगी, मुझे एक बात बताइएगा, बड़े सारे लोगों को आपने देखा होगा, ज़रूर ऐसे लोग आपके पास भी आते होंगे जिनको ये लगता होगा कि अगर वो PPF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, NPS उनके पास है, इन सब में अगर वो पैसा डाल रहे हैं या FD में उनके पैसे पड़े हैं तो फिर ये काफ़ी होते हैं उनके लिए इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा देना रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। क्या अभी भी आज के ज़माने में भी जो ये परंपरागत ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स थे इन्वेस्टमेंट के, इस पर भरोसा किया जा सकता है, करना सही रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं, कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो जरूरी है कि उसमें डेट का भी पोर्शन होना चाहिए, इक्विटीज का भी होना चाहिए। अब जो भी ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरली इनकी रिटर्न्स देखें तो 6 से 8% तक की रहती है। तो और महंगाई अगर हम कंसिडर करें 5 से 6% और उसके ऊपर भी टैक्स देना है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो परचेजिंग पावर है वो काफी कम हो जाती है। तो उससे आप एक बड़ा कॉर्पस जनरेट नहीं कर पाते। तो मैं नहीं कह रहा कि पीपीएफ अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, आप ईपीएफ में भी इन्वेस्ट करिए, 8.2%, 8.15% रिटर्न मिल रहा है, बहुत अच्छा है। वो भी कंपाउंडिंग होगा 25-30 साल में, तो एक अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। बट जरूरी है कि आपको कुछ पोर्शन इक्विटीज में निवेश करना पड़ेगा और उसके लिए मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड एक पर्याप्त प्रोडक्ट है, जहां पे आप एसआईपी के थ्रू एक बड़ा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। 12% का हम अजम्पशन लेके चलते हैं रिटर्न्स का, अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो आपका पास एक काफी डिफरेंस आ जाता है महंगाई से और रिटर्न्स के बीच में। तो आप एक कॉर्पस बड़ा जनरेट कर सकते हैं। जैसा अभी हेमंत जी एग्जांपल दे रहे थे, मैंने भी एक एग्जांपल देखा कि अगर कोई 1 लाख रुपए का खर्च है किसी का और 30 साल के बाद उसको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो करीब करीब 4,32,000 रुपए पर महीना चाहिए होगा। तो ये 4,32,000 रुपए महीना अगर हम साल का करें तो 50 लाख के करीब हो गया। और इसको अगर हम 26 से मल्टीप्लाई कर दें, एक नंबर है 26, अगर हम साल का खर्चा इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद 26 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे कितना कॉर्पस चाहिए। तो ये करीब करीब 12.5 करोड़ के करीब बन जाता है। और वहीं कितना बड़ा अमाउंट लग रहा है देखने में, पर वहीं अगर आप 40,000 रुपए की एसआईपी करें तो ये गोल अचीव कर सकते हैं। अगर 40,000 भी आपको ज्यादा लग रहा है तो आप 15,000 रुपए की एसआईपी किए, 10% का स्टेप अप करिए, तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड्स और जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको एडवांटेज मिलता है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में, वो एक बड़ा कॉर्पस जनरेट करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों का ही रोल है। बट आपको इक्विटी आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर आपको एक बड़ा कॉर्पस जनरेट करना है। बिल्कुल, और लगातार अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ देखनी है तो अब हेमंत सर मुझे एक बात बताइए, किसी को अगर मान लीजिए रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है अभी के समय में, तो एक परफेक्ट पोर्टफोलियो उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं जो वो ऑप्ट करें पोर्टफोलियो में? देखिए, जैसे मैंने पहले बात की थी कि एक्यूमुलेशन स्टेज में आपको इन्फ्लेशन बीट करने की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ज्यादा फोकस जो है वो इक्विटी पे हो। अगर आप सैलरी डिप्लॉय है तो ऑब्वियसली आपके ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, वो भी आपको मदद करता है अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को एक्यूमुलेट करने के लिए। और कुछ हिस्सा अगर आप चाहें तो जैसे विश्वजीत ने कहा कि आप पीपीएफ में अगर इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा, वो तो आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मेजॉरिटी जो है वो इक्विटी में होना चाहिए, ताकि आप उतना बड़ा कॉर्पस बना सकें कि आप के लिए जो गोल्डन ईयर्स हैं आपके वो अच्छे से बीते। अब इशू ये है कि इक्विटी में इन्वेस्ट कैसे करेंगे, वो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत वेल वर्स नहीं है मार्केट कैसे फंक्शन करती है, कैसे स्टॉक को चुनना है, तो आप म्यूचुअल फंड में चुनिए। म्यूचुअल फंड में भी मैं चाहूंगा कि आप उन डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज जैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इनके ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए, उन फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए जिन्होंने कंसिस्टेंटली काफी अच्छे से परफॉर्म किया है, जो कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। कभी भी टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को चेज मत कीजिए, क्योंकि वो हर 3 या 6 महीने के बाद आपको अलग अलग फंड वहां पे नजर आएंगे। एक म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, उसके अंदर आप ये डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज को लीजिए, जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो डिफरेंट जो सेगमेंट है मार्केट के, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अलग अलग समय पे अलग तरीके से आपको एलोकेशन देते रहे, और आपका जो रिस्क है इक्विटी में वो कम होता रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप डिसिप्लिन तरीके एसआईपी से आप इन्वेस्ट करते हो, तो जो इक्विटी की जो वॉलेटिलिटी है, जो हमें एज एन इन्वेस्टर सबसे बड़ा डर रहता है, वो इनफैक्ट आपके फेवर में काम करती है ओवर लॉन्गर पीरियड, क्योंकि आप अलग अलग प्राइस पे जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। तो म्यूचुअल फंड मैं कह सकता हूं कि आपका जो रिटायरमेंट का जो कॉर्पस जो बनाते हैं आप, वो उसका मेन स्टे होना चाहिए। एनपीएस भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि 40% पैसा जो है आप मैंडेटरीली आपको एन्युटी लेना पड़ता है, जिसमें रिटर्न आपकी कम हो जाती है। तो मुझे लगता है फ्लेक्सिबिलिटी, रिटर्न, इन सब के लिहाज से मेन स्टे म्यूचुअल फंड
और बाकी कुछ ऑप्शंस ईपीएफ, पीपीएफ या फिर एनपीएस वो डेफिनेटली एज ए कंबाइंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन एनपीएस ने तो अब काफी आज नियमों में जो बदलाव किए हैं पीएफआरडीए ने, इसके बाद से तो 80% का उसमें से एग्जम्पशन भी है, और साथ ही एनवीटी जो खरीदने का पहले 40% का एक अनिवार्य था वो भी अब घटाकर 20% कर दिया गया है। तो मुझे लगता है इसके बाद एनपीएस थोड़ा लोकप्रिय होगा। सर छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से, हेमंत सर। हेमंत सर जी, आपसे पूछा मैंने, पीएफआरडीए ने जो ये एनपीएस में चेंजेस किए, जो एनवीटी अभी आप बता रहे थे 40% तक खरीदना जरूरी था, वो अब घटा के 20% कर दिया है, और अब जो उसकी लिमिट थी पैसे निकालने की वो भी एक मुश्त राशि अब 80% तक कर दिया है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब मैं पैसा एक्यूमुलेट करता हूँ, और आई थिंक ये बहुत जरूरी था, ये जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये एनपीएस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा, स्पेशली उन निवेशकों के लिए जो अपनी इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट कॉर्पस को बहुत ज्यादा एक्टिवली मैनेज नहीं करना चाहते। मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये डेफिनेटली एनपीएस को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने बताया कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है, और किस तरीके से आपको अपने लिए प्लानिंग करनी है, और ख़ास करके वो कॉर्पस जो आपको रिटायरमेंट के बाद चाहिए उसको कैसे आपको अभी से तैयार करना शुरू करना है। थैंक यू सो मच। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी तेजी कभी गिरावट। ऐसे में सिर्फ एक एसेट क्लास पर भरोसा करना तो रिस्की हो सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसा फंड भी है जो मार्केट के हर साइकिल में बैलेंस बनाए रखे? तो जवाब है हाँ, जिसमें तेजी भी है, ग्रोथ का फायदा भी मिलता है, गिरावट में नुकसान भी काफी सीमित रहता है। और इस फंड का नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। आज हम इसी पर करेंगे बात कि क्या रहनी चाहिए इसमें निवेश की सही स्ट्रैटेजीज पर बात करने के लिए हमारे साथ है खास मेहमान, wealthy.in के को फाउंडर आदित्य अग्रवाल। आदित्य, स्वागत है हमारे शो में आज आपका। और सबसे पहले तो ये बताइए कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसको हर साइकिल में आपको ये माना जाता है कि आपको वो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके की रखनी चाहिए? थैंक यू स्मिता, सबसे पहले शो पे आमंत्रित करने के लिए। और जैसा कि आपने बोला कि एसेट क्लास, पहले तो मल्टी एसेट समझ लेते हैं कि मल्टी एसेट का क्या मतलब है। तो मल्टी एसेट में जब हम बात करते हैं तो उसमें एक्चुअली हम 3 एसेट क्लास की बात करते हैं, इक्विटी, डेट और गोल्ड। मल्टी एसेट की बात करते हैं तो हम 3 एसेट की बात करते हैं, इक्विटी, डेट और गोल्ड। और जो मल्टी एसेट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हर साइकिल में अलग एसेट क्लास हीरो होती है, कभी इक्विटी होती है, कभी डेट होती है और गोल्ड होती है। और जो आपने सबसे बड़ी बात कही वो ये बात कही कि अगर हम सिर्फ इक्विटी को एज एन एसेट क्लास चूज करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव जो होते हैं वो उतार चढ़ाव थोड़े ज्यादा होते हैं। बट जब उसमें हम डेट या गोल्ड का कुशन ले लेते हैं तो हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूंगा कि जैसे कि अगर हम पिछले 25 साल का डेटा अगर देखें तो अगर सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता तो जो हमारा मैक्स ड्रॉडाउन जिसे बोलते हैं, इसका कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा कितनी हमारे पोर्टफोलियो में गिरावट हुई, तो लगभग 50 से 60% गिरावट हुई अगर प्योर इक्विटी का पोर्टफोलियो होता है। वहीं पे अगर मल्टी एसेट पोर्टफोलियो अगर होता है तो वो गिरावट, मैक्सिमम गिरावट 25 से 30% हुई होती है पोर्टफोलियो में, और जबकि उस 25 साल पीरियड में रिटर्न्स में कोई खास फर्क नहीं है। तो इसलिए मल्टी एसेट फंड एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको स्मूथ बनाने का, क्योंकि आपको 2-3 एसेट क्लास का, इक्विटी की ग्रोथ के साथ साथ डेट और गोल्ड की कुशन का भी फायदा मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूथ करने का। बिल्कुल, लेकिन हमने इस वॉलेटाइल मार्केट में ये देखा कि इसका इतना डाइवर्सिफाई होना किस तरीके से काम आया। एक आम निवेशकों के लिए आप इसको कैसे समझाएंगे कि डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए? तो जैसा कि हम अगर पिछले 2 साल की भी बात करें या पिछले 5 साल की बात अगर करें तो इक्विटी एक तरफा रैली में था, इसलिए आप देखेंगे कि हमारे ज़्यादातर जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो 100% इक्विटी इन्वेस्टर हैं। बट आप पिछले 2 साल में देखेंगे जब अनसर्टेनिटीज़ का दौर आया, ट्रम्प के टैरिफ्स हों, चाहे इकोनॉमिक स्लोडाउन का हो, तो सडनली आप देखेंगे गोल्ड एज एन एसेट क्लास की जो डिमांड, जो गोल्ड एज एन एसेट क्लास की परफॉर्मेंस थी वो इक्विटी से बेहतर हो गई। तो इस दौरान जिस भी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड था तो उन्होंने निफ्टी 50 को बीट किया और निफ्टी 50 से बेहतर रिटर्न जनरेट किए, राइट। तो ये तो हमने खास करके पिछले 2 साल में देखा ही है, जहां पर एक अगर आपका पोर्टफोलियो मल्टी एसेट था, जहां पर आपके पास सिर्फ इक्विटी नहीं थोड़ा गोल्ड भी था, तो आपने एक्चुअली इस समय में जब इक्विटी ने रिटर्न्स नहीं दिए, आपको गोल्ड ने आपके पोर्टफोलियो को संभाला। तो ये तो हमने पिछले 2 साल में ही देखा है, जहां पर आपको एक लाइव एग्जाम्पल मिल गया कि अगर आपका पोर्टफोलियो मल्टी एसेट है तो कैसे आप मार्केट के अलग अलग दौर में अपने पोर्टफोलियो को एक स्मूथ कर्व पे रख सकते हैं।
बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा आपकी बातों से मुझे ये लगता है आदित्य कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पहला तो आपको एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का फंड आपके पोर्टफोलियो में हो। दूसरा, आपको एक्टिव रीबैलेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इस स्ट्रैटेजी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एम आई राइट? बिल्कुल सही बात। और मल्टी एसेट फंड इसलिए मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि जो एसेट एलोकेशन है, अगर आप किसी भी मार्केट गुरु की किताब पढ़ी है, जिन्होंने 50 साल मार्केट स्टडी करके गुरु बने हैं और किताबें लिखी हैं बड़ी बड़ी, उनमें वो बोलेंगे कि 88% रिटर्न्स जो बनते हैं आपके, वो एसेट एलोकेशन को एट्रीब्यूट किए हैं। बट एसेट एलोकेशन, मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हम 70% इक्विटी रखेंगे, 20% डेट रखेंगे और 10% गोल्ड रखेंगे। मान लीजिए हमने ये एसेट एलोकेशन डिसाइड किया। पर होता क्या है प्रैक्टिकली कि अगर मैं एक इन्वेस्टर, जहाँ पे मुझे इक्विटी मेरी, चाहे सपोज रैली आ गई और मेरा इक्विटी कंपोनेंट बढ़ के 70 से 80 हो गया, अब एज एन इन्वेस्टर मैं एक्चुअली इतना डिसिप्लिन नहीं रहता कि उसको मैं इक्विटी को बेचूं उस वक्त। क्योंकि मुझे एक तो दो चीज़ें लगती है, मुझे एक तो लगता है कि यार ये इक्विटी और बढ़ेगा अभी, और दूसरा मुझे लगता है मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। तो ये एसेट एलोकेशन थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, और प्रैक्टिकली ज़्यादातर इन्वेस्टर इसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाते। इसलिए मल्टी एसेट फंड एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत चीज़ है, जहाँ पर आपको आपका फंड मैनेजर, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर, एक प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी पे या प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड पे, उसके हिसाब से वो या तो इक्विटी, अगर इक्विटी भाग गई है तो इक्विटी को बेच के वो डेट और गोल्ड खरीदेंगे, या फिर गोल्ड भाग गया है तो गोल्ड को बेच के इक्विटी और डेट में पैसा वापस लाएंगे, ताकि जो एसेट एलोकेशन है वो मेंटेन हो सके। तो इसे कह सकते हैं कि आपको जो एक काम इन्वेस्टर को मैन्युअली करना पड़ता था और उस पर LTCG या टैक्सेस देने पड़ते थे या ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती थी, वो एक मल्टी एसेट फंड ने ऑटोमेट कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है जो हमें इंडिया की फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिला है। बिल्कुल। अब इतनी सारी खूबियां आदित्य आपने बता दी इस फंड की, तो फिर ये भी बता दीजिए कि वो कौन से निवेशक हैं जिनके लिए ये बहुत सूटेबल है, और साथ ही कौन से गोल है जिसके लिए ये बहुत सूटेबल है। तो एक्चुअली सब तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है, बट एज आई सेड कि वो अगर ज़्यादातर मल्टी एसेट फंड जो इंडिया में है वो 65 से 70% इक्विटी में निवेश करते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादातर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सूटेबल है। तो जहाँ पर अगर आपका गोल 5-7 साल 8 साल दूर है मिनिमम, तो वहाँ पर आप ये मल्टी एसेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि अगर हमारे गोल 10 से 12 साल है तो वहाँ पे मल्टी एसेट फंड्स का हमें जो फुल एडवांटेज है, क्योंकि मान लीजिए जो गोल्ड है और इक्विटी है, इनकी साइकिल्स आती हैं, राइट? जो इनकी साइकिल्स हमें पूरी एक तरीके से प्ले आउट होने को मिलेगी। तो अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल गोल जो 10 साल दूर है और वहाँ पर आप कोई लार्ज कैप फंड कंसिडर कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए, तो आप लार्ज कैप को रिप्लेस कर सकते हैं मल्टी एसेट से। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे कि मल्टी एसेट एक नया कोर बन गया है। जैसे हम कहते थे कि ब्लू चिप फंड्स या लार्ज कैप फंड्स एक कोर है, वैसे ही मल्टी एसेट को आजकल काफ़ी एडवाइजर्स और इवन AMCs ने बात किया कि ये एक नया कोर बन गया है इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में। तो वो कोर, जो भी आपके कोर गोल्स हैं जो 8-10 साल दूर हैं, 12 साल दूर हैं, उनके लिए आप डेफिनेटली मल्टी एसेट चूज कर सकते हैं। और आप जो भी तरह के निवेशक हैं, अगर आप 25 साल के निवेशक हैं और आपका गोल 25 साल दूर है, तो मे भी शायद आप प्योर इक्विटी में रह सकते हैं। बट अगर आप बाकी अलावा कोई भी निवेशक है, आप चाहे 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, अगर आपका गोल 10 साल दूर है, तो मल्टी एसेट आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है कंपेयर टू प्योर इक्विटी फंड्स जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हर तरीके के निवेशकों के लिए बिल्कुल सूटेबल, और हर तरीके के मार्केट साइकिल के लिए भी ये बिल्कुल सूटेबल। थैंक यू सो मच आदित्य हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और इस फंड की इतनी सारी खूबियां दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ।